Hello and welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. This is session number 6, Tourism Legislation. Topics covered are Introduction, Tourism Legislation, Sources of Tourism Law, Why Tourism Law, the Indian Scenario. So first of all, we'll discuss about tourism legislation. Legislation की क्या ज़रूरत है? Why we need different rules and laws for tourism? Tourism, अब हम देखें, as we understand, it's a very diverse activity with different sectors, different types of destination, different types of tourists and different types of problems. तो यहाँ पर tourism में बहुत ही different type of sectors देखने को मिल जाते हैं, destinations हैं, different tourists हैं, different types of problems हैं. इसीलिए WTO, World Tourism Organization ने स्टार्ट किया है टूरिज्म लेजिस्लेशन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन its website. Its documentation center had by 1998 collected more than 2000 items of laws and regulations governing the main areas of tourist activities. तब से इतना इंक्रीज आया है. It has 2000 items of laws and regulations since 1998. 2000 items collect हुए हैं of laws and regulations governing the main areas of tourism activities in over 140 countries. तो कोई भी ऐसा, there is no one such thing as such which can be described as a tourism legislation because of the varied nature of tourism itself. क्योंकि tourism का इतना ज़्यादा varied structure है, इस वजह से कोई भी एक particular tourism legislation नहीं रहेगा किसी चीज़ के लिए. लॉ सिर्फ इसीलिए ही हमारे को जरूरत है लॉज की. लॉज आर परवेसिव इन द टूरिज्म इंडस्ट्री in order to regulate and permit, empower or ban the commercial or leisure activities or both service providers as well as tourists. तो इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हम रेगुलेट कर सकें, प्रमोट कर सकें, परमिट कर सकें, इन सब चीज़ों को, कमर्शियल या जो लेजर एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम प्रमोट कर सकें. तो इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड है इन सब चीज़ों के बारे में. वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन हमें डिफरेंट लॉज, डिफरेंट लेजिस्लेशंस देता है. वी कैन चेक आउट फ्रॉम दिस वेबसाइट ऑल्सो, जिसमें हमें सिर्फ इसीलिए ही लॉज परवेसिव है, इसलिए ही ज़रूरत है इन ऑर्डर टू रेगुलेट, परमिट एंड प्रमोट दीज लेजर एक्टिविटीज ऑफ बोथ सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज टूरिस्ट. तो कुछ ऐसे लॉज भी चाहिए. देयर आर ऑल्सो लॉज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ टूरिस्ट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट लॉज टू डिटरमिन द रिलेशंस विद द इंडस्ट्री सेगमेंट्स, ताकि ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना सकें, रिलेशंस डेवलप रहें. डिटरमिन करने के लिए हम इंडस्ट्री सेगमेंट्स के साथ कुछ ऐसे लॉज बना सकें. इन लॉज की भी ज़रूरत है एंड टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द टूरिस्ट, कि टूरिस्ट के लिए किन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनको लेकर भी कुछ लॉज बनाने की ज़रूरत है. इनफैक्ट ट्रैवल एंड अकोमोडेशन जो है, बेसिकली यही दो सेक्टर्स से लेजिस्लेशन जहां पर बनाया जा सकता है. लेकिन एज न्यू एंड न्यू एरियाज आर इमर्जिंग, नए नए टूरिज्म को लेकर नए नए एरियाज जो है इमर्ज हो रहे हैं, तो अब दैट रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर टूरिज्म लेजिस्लेशन एंड देयर हैज बीन अ डिमांड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म लेजिस्लेशन. इसी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म लेजिस्लेशन की डिमांड बढ़ गई है. अब इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम फेमिलियराइज हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से लॉज की ज़रूरत है, और कैसे हम नए नए डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किए अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एरियाज. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टूरिज्म लॉ क्रिएट्स एंड डिफाइंस 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ये है अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड ए केसर, जिन्होंने अपनी बुक ट्रैवल एंड टूरिज्म लॉ 1994 में ये कुछ 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. कहते हैं इनको जो डिफाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टूरिज्म लॉ जो है वो क्रिएट और डिफाइन होता है इन 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली. फर्स्ट इज ट्रैवल इज अ लीगल राइट, मतलब कि हर एक इंसान का एक लीगल राइट है ट्रैवलिंग. रिलायबल एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी रेडिली अवेलेबल. रिलायबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन जो है अवेलेबल होना चाहिए, विश्वास करने लायक, सेफ्टी वाइज ऐसा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए. Safe and adequate accommodation must await the traveler, और safe accommodation जो है वो traveler के लिए होना चाहिए. All travelers have access to such accommodations. सभी travelers का accommodations के लिए access होना चाहिए. Travel और accommodation reasonable cost पर होनी चाहिए. Regulation of the travel and tourism industry is required.
इज नेसेसरी, और रेगुलेशंस चाहिए कुछ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम प्रमोट कर सके, परमिट कर सके इस टाइप की लेजर एक्टिविटीज. redress a mechanism for transgression of rights and regulation is necessary. और इन सब के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए ताकि इन राइट्स और रेगुलेशंस को ठीक से मेंटेन किया जा सके, which is important. So these are 7 basic concepts that define tourism law. नाउ कंट्रीज जैसे कि यूएस हैं, वो चाहे कितनी भी एडवांस हो इन रिलेशन टू टूरिज्म लॉ, लेकिन डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमेंट करती हैं कि सारी कंट्रीज चाहे वो डेवलप्ड हों, डेवलपिंग हों या अंडर डेवलप्ड हों, वर अंडर डेवलप्ड इन सो फार एज टूरिज्म लेजिस्लेशन इज कंसर्न. जहां तक टूरिज्म लेजिस्लेशन की बात करें तो ये अभी तक भी अंडर डेवलप्ड हैं. यहाँ पर एक क्रूशियल क्वेश्चन ये उठता है कि हम टूरिज्म लेजिस्लेशन किसके लिए बना रहे हैं और इसमें क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करें. जनरल टर्म्स में बात करें तो टूरिज्म लॉ जो है वो इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स, जिसमें सब लोगों की टर्म्स और राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में यूजर्स और सर्विस प्रोवाइडर की सही तरीके से डिफाइन हो, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. कोई कंफ्यूज स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, चाहे यूजर्स के लिए हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हो. ये जनरल टर्म्स की बात करें तो हमें टूरिज्म लॉ इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए. आज तक की बात करें, टिल डेट द टाइप्स ऑफ टूरिज्म लेजिस्लेशन दैट हैव बीन क्रिएटेड और इंट्रोड्यूस्ड इन वेरियस कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फंक्शनल एरियाज. आज तक जितने भी टूरिज्म लेजिस्लेशन जो है बने हैं या इंट्रोड्यूस हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वेरियस कंट्रीज में, उनको हमने यहाँ कुछ डिफरेंट 7 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन की है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. फर्स्ट इज दोज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ टूरिस्ट, उनको जो रिलेट करते हैं प्रोटेक्शन से टूरिस्ट की. सेकेंड, बॉर्डर कंट्रोल से जो रिलेट करते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स को हमने अलग अलग वे में क्लासीफाई किया है फंक्शनल एरियाज के अकॉर्डिंगली, या हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. अलग अलग कंट्रीज को हम उनकी सर्विस प्रोवाइड कैसे करते हैं, क्वालिटी के ऊपर हम उनको अलग अलग उनको क्लासीफाई कर पाएंगे. और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की कौन सी कंट्री प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को ज़्यादा स्ट्रेस देती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. तो इस तरीके एक और तरीका है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. एंड दोज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स की कंजर्वेशन को लेकर भी हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर कर सकते हैं. एंड दोज डिटर्मिंग द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ टूरिज्म, और रिलेशनशिप को की अलग अलग वेरियस सेगमेंट्स हैं उनको लेकर हम एक और वे में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ये कुछ 7 फंक्शनल एरियाज हैं जिनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन को, टूरिज्म लेजिस्लेशन को हम क्लासीफाई करते हैं इनके बेसिस पे. एक और भी तरीका हो सकता है टूरिज्म लेजिस्लेशन को अरेंज करने का, कैटेगराइज करने का, इंडस्ट्री वाइज. इंडस्ट्री वाइज की बात करें तो होटल इंडस्ट्री या एविएशन इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री, इस तरीके से भी हम उनको अलग अलग फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. However, more and more areas are being added like tourist safety, health hygiene, protection of privacy, along with various environmental legislations and regulations that have emerged over the years. So there is talk about tourism legislation enacted to check the negative impacts of tourism, protection of host population interests and so on. So what are the sources of tourism law? हम ये बना कहाँ से रहे हैं, एक्चुअली इनका सोर्स क्या है अगर हम बात करें तो अगर हम अलग अलग कंट्रीज की बात करें या इंडिया की बात करें तो इंडिया में टूरिज्म कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या लिस्ट में, बट इनका इनडायरेक्ट वे में मेंशन हमारी तीनों लिस्ट में होता है. तो ये सोर्सेज हो जाते हैं. अब हम यहाँ कुछ बात करते हैं सोर्सेज को लेकर. एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट वी टर्म एज टूरिज्म लॉज टुडे कैन बी ट्रेस्ड बैक इन हिस्ट्री फ्रॉम द मोस्ट एंशिएंट टाइम्स इन प्रैक्टिकली ऑल द सिविलाइजेशंस. तो मेनी एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं वो रेफर करते हैं ट्रैवलर्स के अकोमोडेशन, फैसिलिटेशन, लॉज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सराइज, स्टेट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड ट्रैवलर्स. इनको लेकर काफी हमने पुराने एंशिएंट टेक्स्ट देखे हैं जो इन सब चीजों को मेंशन करते हैं. हाउएवर आज जो है हम काफी कॉम्प्लेक्स लॉज डिफाइन कर रहे हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज बना रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और साथ साथ में वेरियड गवर्नमेंट एटीट्यूड्स
एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, टूरिज्म अवेयरनेस, इन सब की वजह से नए से नए रोज न्यू इन जो है लॉज इमर्ज हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लॉज इमर्ज हो रहे हैं। टूरिज्म लॉज आर डिराइव फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। टूरिज्म लॉज जो है वो हम डिफरेंट सोर्सेज से बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे यूएस में 51 डिफरेंट सोर्सेज से टूरिज्म लॉ बने हैं। वो स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट की अलग अलग लिस्ट जो है उनके पास, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के लॉज उन्होंने सब में मिलाकर कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स टूरिज्म लॉ। इसमें फेडरल एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रीटीज, ये सब चीजों को इंक्लूड करके उन्होंने अपने टूरिज्म लॉ बनाए हैं। और इंडिया में भी बात करें तो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में इनमें एलिमेंट्स मैंने जैसे आपको बोला कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। टूरिज्म इज नॉट स्पेसिफिकली रेफर टू एनीवेयर। फॉर एग्जांपल फिर भी इनका इनडायरेक्ट वे में मेंशन आ ही जाता है, जैसे कि शिपिंग, हाईवेज, एविएशन, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, इन ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं और कहीं ना कहीं ये टूरिज्म से लिंक कर जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और डोमेस्टिक पिलग्रिमेज और थिएटर्स, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। तो डिफरेंट लॉ जो हैं वो डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में एज रिगार्डेड डिफरेंट थीम्स दे आर कमिंग इनटू बीइंग। Practically, all aspects related to tourism should be governed by one tourism legislation. Practically बात करें तो ये सब जो भी हमने different ये sources पढ़े तो इनको एक ही it should be governed by one tourism legislation only. So as to avoid any kind of chaos and confusion, they should be governed by only one tourism legislation. Legislation की जहाँ हम बात करें तो legislation में हम यही सोचते हैं कि tourism जो है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस टर्म्स में हो, ताकि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वेरियस सेगमेंट्स, चाहे वो यूजर हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको अपनी सारी जो भी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका अंदाजा हो। दिस मीन्स दैट प्रैक्टिकली ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू टूरिज्म शुड बी गवर्न्ड बाय वन टूरिज्म लेजिस्लेशन। करंटली बात करें तो देयर आर वेरियस लेजिस्लेशन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट टूरिज्म। These can be categorized under following heads. First is laws related to trans-border movements. ये laws भी हम चाहे डायरेक्ट मेंशन नहीं है फिर भी इन laws का कहीं ना कहीं टूरिज्म लेजिस्लेशन के साथ इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता ही है। फर्स्ट इज ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट से रिलेटेड जो लॉज बने हुए हैं, कस्टम्स, वीजा रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, इन सब चीजों का कॉन्टैक्ट आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है और एक टूरिज्म पे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो लॉज बने हुए हैं, एयरलाइन रेगुलेशंस, रेलवेज, रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट, लॉज रिलेटेड टू अकोमोडेशन लाइक क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, रेटिंग ऑफ होटल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो लॉज हैं कि किस तरीके की हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे होनी चाहिए, हेल्थ जो है कंज्यूमर का उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो ये लॉज डायरेक्ट मेंशन नहीं करते कहीं भी टूरिज्म को, बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये लिंक करते हैं टूरिज्म के साथ, इसीलिए टूरिज्म लेजिस्लेशन में इनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इफेक्ट तो आ ही जाता है। लॉज रिलेटेड टू लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉज जो भी लैंड यूज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। लेबर लॉज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज वर्किंग कंडीशंस, वेजेस एक्सेट्रा, एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनकी सैलरी कैसी होनी चाहिए, इन सब का भी इफेक्ट आ जाता है। लॉज रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एट वेरियस लेवल्स, अब जो भी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स पे उनके फंक्शन कैसे होगा, ये इस तरीके के लॉज भी टूरिज्म के साथ अफेक्ट करते हैं। कॉन्जर्वेशन लॉज, मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट्स, ताकि हम अपनी जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसे बचा सकें, उससे रिलेटेड लॉज भी कहीं ना कहीं टूरिज्म लेजिस्लेशन से कॉन्टैक्ट रखते हैं। लॉज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को हम बेटर ट्रेन करके टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को कहीं ना कहीं रिलेट करता है उसके साथ। लॉज फॉर रेगुलेटिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स। नाउ व्हाई डू वी नीड दीज टूरिज्म लॉ? अब हमने ये पढ़ लिया कि डिफरेंट लॉज हमारे पास यहाँ पे कैटेगराइज अंडर डिफरेंट फॉलोइंग हेड्स, बट मेन थिंग इज व्हाई वी नीड दीज टूरिज्म लॉ, क्योंकि इमर्जेंस हो रहा है टूरिज्म का एंड डे बाय डे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में इमर्ज हो रहा है, तो इट हैज ब्रॉट इनटू फोकस
the need for harmonious relationship between the tourist and the providers of tourist services. तो हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहे वो टूरिस्ट हो या प्रोवाइडर्स ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज हो, उनके बीच में रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप की जो नीड उठ रही है, इट फोकसेस ऑन दैट नीड। तो इसी वजह से हम टूरिज्म लॉ चाहते हैं ताकि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स जो है इमर्ज ना हो और हार्मोनियस तरीके से ये रिलेशनशिप कैरी होती रही। Number of problems of tourists have their roots in the absence of any standard norms. अगर हम किसी भी तरीके के स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं बनाते हैं regulating the trade, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है टूरिस्ट को ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. They will root up in the absence of any kind of standard norms. Once the standard of quality of services are laid down and revised periodically as per market exigencies, everyone would be clear. अगर इस तरीके से लॉज जो हैं तरीके से प्रॉपर प्लान करने के बाद सेटअप किए जाते हैं, पीरियोडिकली रिवाइज किए जाते हैं, तो एवरीवन वुड बी क्लियर. किसी को भी अपनी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. एवरी वेदर इन अ पर्टिकुलर केस सर्विसेज वर डेफिशिएंट और नॉट. और इसकी वजह से ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो सकेगा क्वालिटी में, स्टैंडर्ड्स में, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो पाएगा और डिस्प्यूट्स जो हैं वो मिनिमाइज हो पाएंगे बिटवीन द टूरिस्ट एंड प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज. अगर इस तरीके से हम ले डाउन करते हैं डिफरेंट लॉज को, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाएगा टूरिज्म. एंड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इट्स डेवलपमेंट हैज आल्सो ब्रॉट इनटू शार्पर फोकस द नीड फॉर एप्रोप्रिएट सेंट्रल लेजिस्लेशन, ताकि कंट्रोल कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन प्रोफेशनल लाइंस और एक हाई एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप कर सकें. ये इसलिए हो रहा है, वी नीड द टूरिज्म लॉ एंड वी वांट टू lay them down in the at the as per market exigencies. It is important because this is especially so because global tourism is becoming highly competitive in the neighboring destination or countries. तो इसी वजह से हमें टूरिज्म लॉ की रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ पर एक क्रूशियल क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसको लेकर ये एनैक्टमेंट करें टूरिज्म लेजिस्लेशन का. ये जो टूरिज्म लॉ हम बनाएं, टूरिज्म लॉ को डिफाइन करें, उनको उसमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखें? टूरिज्म इंडस्ट्री का, इंटरनेशनल टूरिस्ट का, या हाईली डेवलप कंट्रीज जो है, हाईली डेवलप वर्ल्ड जो है, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हुए हम पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखें, या डोमेस्टिक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, या नेशनल इंटरेस्ट, डेस्टिनेशन इंटरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होस्ट पॉपुलेशन. तो किन किन लोगों का ध्यान रखते हुए हम इन चीज़ों को डेवलप करें. ये एम्फोसिस इन दिस रिगार्ड इज जनरली ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. मेन जो भी हम किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखें, हमारा मेन एम्फोसिस यही रहता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें और किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज कर सकें बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टूरिस्ट. लेकिन फिर भी बहुत से ग्रे एरियाज हैं जिनमें अभी भी हमें दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन द ब्रॉडर गैम्बिट ऑफ टूरिज्म लेजिस्लेशन. ग्रे एरियाज में कंडीशन ऑफ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स या चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ये सब जिनको अभी भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है इन द ब्रॉडर गैम्बिट ऑफ टूरिज्म लेजिस्लेशन. अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेकर, ताकि इन सब चीज़ों को हम रूट कॉज जो है प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें. अवेयरनेस के साथ साथ कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है. दिस नीड्स एफर्ट्स इन अ डायरेक्शन वेयर द लॉ इज अडहेयर्ड टू, rather than waiting for some law to be violated and then take action on it. इससे पहले यही है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम नेचर जो है टूरिज्म सर्विसेज एंड इम्पैक्ट्स का, उसको पहले ही सही तरीके से डेवलप कर लें, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेना इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि पहले वो पर्टिकुलर एक्शन हो जाए और वो लॉ जो है वायलेट हो और फिर हम एक्शन लें. इससे बेटर यही है कि पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाएं. इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉ इटसेल्फ इन ऑर्डर टू मेक देम मोर इफेक्टिव, एज वेल एज ऑपरेशनल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए हमें पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं बना लेने चाहिए. बहुत सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं. टूरिज्म लेजिस्लेशन इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर एनी नेशन, क्योंकि बहुत से लॉज होते हैं, डिफरेंट अलग अलग लॉज डिफाइन होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ टूरिज्म, अलग अलग इंडस्ट्रीज में. तो इसीलिए बहुत ही मुश्किल है कि कैसे ये, इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर एनी नेशन because of the varied laws that already exist in relation to different activities and situations.
that have a bearing on tourism operation and activities. तो इंडिया की भी बात करें अगर हम, तो इंडिया में भी ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरीके से हम टूरिज्म ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ को कैसे बियर करें। फिर भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, इंडिया में भी एफर्ट्स चल रहे हैं, इंडियन सिनारियो में भी आप देख सकते हैं कि कितना हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टास्क विद लॉट ऑफ कॉशन, but still there is much remains to be done. Yet efforts in this direction have to continue with a caution that tourism legislation takes into account an overall view and is not merely a tool for the protection of industry only. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए ही इंडियन सिनारियो को डेवलप करना है। अब हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लॉ जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो रिलेट करते हैं टूरिज्म में इंडिया में, इंडियन सिनारियो को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन. So we will discuss more about the Indian scenario, about the tourism legislation in the part 2 of this session. Thank you.